आत्मा ऐसे किसी बच्चे को या अपने दोस्तों को खेलने को बुला रही कि आओ मेरे साथ खेलो। अब ये था कि रात को तो घर के बाहर जाना ही नहीं। तारा अगर दिख गई तो मतलब वो नहीं छोड़ेगी। वो पूरे गांव में मतलब रोते रोते चलती थी और बोलने लगी कि तुम में से किसी ने मेरे को बचाया नहीं, तुम तो मेरे दोस्त थे, ये वो सो। और वो ना एक वुल्फ होता है ना, भेड़िया, उसकी आवाज निकालने लगी, रोने लगी उसकी तरह। जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूं जो कि हमारे फॉलोअर्स और सब्सक्राइबर्स हमारे साथ शेयर करते हैं। इंस्टाग्राम आईडी, जीमेल आईडी और अब एक ऐसा फ़ोन नंबर जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो कभी आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट हुआ हो, आप उसे रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। मैं अक्षय वशिष्ठ उसे नैरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। आगे बढ़ने से पहले एक बार धन्यवाद जो आप हमारे इंस्टाग्राम, यूट्यूब को इतना प्यार दे रहे हैं। ये जो रियल इंसिडेंट हम आपके सामने लेके आते हैं, आप में से कुछ लोग हैं जिन्होंने अपने ऐसे दर्दनाक हादसे हमसे शेयर किए हैं, जो अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं या अभी भी बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, जो लोग नहीं चाहते कि आगे आने वाली जनरेशन अपने ऊपर कोई ऐसा बोझ उठा ले जिसे वो ज़िंदगी भर अपने ऊपर से हटा ना पाए। बचपन तो आपने भी जिया होगा। बचपन की यादें इंसान अपने दिमाग से कभी हटा नहीं सकता। बचपन के दोस्तों के वो नाम, वो हरकतें, वो खेलना कूदना, मस्ती करना। आज के टाइम पर आप अपने बचपन को याद करते हो तो चेहरे पे अपने आप एक स्माइल आ जाती है। बचपन एक ऐसी ज़िंदगी थी जहाँ पर हमें खुली किताब की तरह छोड़ दिया जाता था। अपने दोस्तों के साथ हम खेला करते थे, कहीं भी निकल जाया करते थे। अलग अलग गेम, खो खो, गिल्ली डंडा, क्रिकेट, फुटबॉल, किसी भी टाइम पर कोई भी रोक टोक नहीं थी। माँ बाप भी पूरी आज़ादी दिया करते थे। लेकिन आज की जनरेशन का हाल देखिए, सुबह उठे तो फ़ोन, दोपहर में फ़ोन, शाम को फ़ोन। कितनी ही ऐसे बच्चे रह गए जो अपने घर जाके बाहर खेलते हैं। बस एक चीज़ इमेजिन कीजिए कि बचपन में आपने कभी ये चीज़ महसूस नहीं की होती कि आपके साथ कोई पैरानॉर्मल इंसिडेंट होने वाला है या हो चुका है। बचपने में हम ये सारी चीज़ें इस तरीके से इग्नोर कर देते हैं क्योंकि उस बारे में हमें पता ही नहीं होता है। जब तक हमें पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। बचपने में हमने ये नहीं सोचा होता कि अगर इस पेड़ के नीचे हम टॉयलेट कर देंगे तो ऊपर कोई भ्रम राक्षस भी रहता होगा। कभी ये नहीं सोचा होता कि इस जगह पर हम कोई गंदगी फैला देंगे तो शायद वो जिन का घर भी हो सकता है। लेकिन इमेजिन कीजिए कि बचपन में आपकी फैमिली से आपको इतना टॉर्चर मिला हो कि आपने कोई ऐसा कदम उठा लिया जिसकी वजह से आप आज जिस गाँव में रहते हो उस गाँव में आपके अलावा कोई नहीं रहता है। मतलब आपकी स्पिरिट घूमती है उस गांव में और वो गांव पूरा वीराना हो चुका है। आज का जो पूरा रियल इंसिडेंट है, यह मैं अदिति ने बताया है। ये पूरा रियल इंसिडेंट अदिति के नानी जी के साथ हुआ था आज से 40 से 45 साल पहले। तो मान लेते हैं ये 1975 या 1980s की घटना रही होगी। इनकी नानी की उम्र तब 13 साल थी। इनकी नानी उत्तराखंड के अल्मोड़ा के आसपास के गाँव के रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम अदिति की नानी के बारे में जान लेते हैं। अदिति की नानी के परिवार में सिर्फ 4 सदस्य थे, मम्मी पापा, अदिति और उनकी छोटी बहन। उनकी एक बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी उस टाइम पे जिनका नाम था तारा। एक ऐसी बेस्ट फ्रेंड जिसके साथ घूमना, उठना, बैठना, हमेशा आसपास रहना लगा रहता था। नानी जी की जो दोस्त थी तारा, उनके परिवार में 7 सदस्य थे, पापा, मम्मी, दादी और 4 बच्चे। तारा उनमें सबसे बड़ी थी। तारा की एक छोटी बहन आती थी और उससे 2 छोटे भाई और थे। अब अदिति की नानी की जिंदगी में ये चीज़ बहुत अच्छी तरीके से चल रही थी कि वो अपनी दोस्त तारा के साथ पूरे दिन खेला करती थी, खेत में काम किया करती थी, आना जाना, बाहर से लकड़ियाँ काटना या फिर उपले बनाने, ये सारी चीज़ें बहुत कम उम्र में ये लोग किया करते थे। 12-13 साल में इन लोगों ने ये सब कुछ सीख लिया था। उत्तराखंड के अल्मोड़ा के गाँव में इनका घर बहुत हाइट पे हुआ करता था, पहाड़ पे। आसपास बहुत ज़्यादा चहल पहल हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे शाम हुआ करती थी वैसे वैसे अंधेरा बहुत घना हो जाता था और शाम को घर वालों को बाहर निकलने के लिए मना किया जाता था, खासकर बच्चों को। उत्तराखंड अल्मोड़ा के उस गांव में ना ही इलेक्ट्रिसिटी का कोई कनेक्शन था और ना ही आने जाने की बहुत सारी सुविधाएं थी। एक चीज़ थी जो अदिति की नानी जी ने अदिति को बताया कि तारा के घर में हमेशा उनकी मम्मी और उनकी दादी की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी। छोटे छोटे मुद्दों पे लड़ाई हो जाया करती थी कि आज यहाँ से साफ़ नहीं करा, आज खाने में ये बना है, खाने में मसाले कम है। हर घर में किसी न किसी बात को लेके कोई ना कोई लड़ाई होती है सास और बहू में। तारा इस चीज़ का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल झेलती थी। तारा को ये चीज़ बहुत सताती थी कि जहाँ पर उनके पापा लखनऊ में जाके काम कर रहे थे, उनके पापा इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे उनके घर में, जहाँ पर वो 4 बच्चे थे, वो अपनी मम्मी और अपनी दादी की लड़ाई देखा करते थे। फिर भी तारा इन सब चीज़ों को बहुत ज़्यादा पर्सनल ले लेती थी। घर में जो हुआ करता था उसकी खबर कभी पापा जी तक गई ही नहीं, क्योंकि वो लखनऊ में रहा करते थे और वहाँ की फ़ोन की सुविधाएं बहुत कम हुआ करती थी। तो कभी पापा जब आया करते थे तो घर में माहौल इस तरीके का रखा करता था कि कभी लड़ाई हुई ही नहीं। लेकिन तारा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा जूझ रही थी। होता क्या था, बच्चे पिस जाया करते थे मम्मी और दादी की लड़ाई में।
हालांकि तारा अपनी दादी से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। जो दादी थी वो तारा के साथ इस तरीके से रहा करती थी कि वही उनकी मम्मी है। शायद ये भी तारा की मम्मी को गवारा नहीं था। जिस तरीके से तारा अपनी दादी के साथ टाइम स्पेंड किया करती थी, उनकी मम्मी को ये चीज़ थोड़ी खलती थी कि मेरी बच्ची मेरे साथ टाइम ना स्पेंड करके दादी के साथ टाइम स्पेंड करती है। हालांकि जो दादी थी उन्हें तारा ही शुरू से बहुत पसंद थी। एक दिन क्या हुआ, जो अदिति ने मेंशन करा कि अक्षय भाई, जो तारा थी उनके घर में उनकी मम्मी और दादी की बहुत गंदी वाली लड़ाई हुई। इतनी ज़्यादा गंदी लड़ाई हुई कि उनकी जो दादी थी उन्होंने अपना सारा सामान पैक करा और वो पता नहीं कहाँ को निकल गई। जब तारा को ये चीज़ पता चली कि उनकी दादी जो है घर छोड़ के चली गई, तारा उनको ढूंढती रही, भटकती रही। कम से कम 1-1.5 घंटा वो भटकती रही, अलग अलग खेतों में, अलग अलग जंगल के हिस्सों में। अब वो अपनी दादी को ढूंढती रही। उन्हें यही नहीं पता चला कि उनकी दादी कहाँ चली गई है। उस टाइम पर अदिति की जो नानी थी वो अपने घर पे थी। उन्हें भी इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम था कि 4 घर छोड़ के इतना सब कुछ विवाद हो चुका है। तारा उस टाइम पर अपनी दादी को अलग अलग जगहों पर ढूंढ रही थी। इसके बाद क्या हुआ, गाँव में अजीब सा हल्ला मच गया। अब हुआ क्या, जहाँ पर तारा की दादी को सब ढूंढ रहे थे, वहाँ पर अब तारा को ढूंढना शुरू कर दिया। क्योंकि 1-1.5 घंटे बाद तारा की जो दादी थी वो अपना सामान लेकर घर पे आ गई थी, लेकिन अब तारा गायब थी। और ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो गया था कि तारा अचानक से कहाँ चली गई। 1-1.5 घंटा होने के बाद सारे गांव वाले ढूंढने निकलते हैं और कोई भी तारा को नहीं ढूंढ पाता। जब सारे तारा की खोजबीन में लगे हुए थे, तारा किसी को भी नहीं मिली। वहाँ पर उनके जो भाई बहन थे उनको पता था कि जब भी तारा किसी भी चीज़ से शिकार होती है, मतलब जब भी उनको डिप्रेशन होता है या फिर उनको ऐसा लगता है कि उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो वो अपने घर से 1-आधे किलोमीटर दूर एक नहर के पास एक पेड़ है, वहाँ जाके बैठ जाया करती थी। तो घर के जितने भी बच्चे थे, मतलब तारा के जो छोटे भाई बहन थे, वो घर से बाहर निकलते हैं और घूमते घूमते उसी लोकेशन पे पहुंचते हैं। और वो जिस हालत में तारा को देखते हैं, उनको समझ ही नहीं आया कि तारा को हुआ क्या है। उन्होंने देखा कि तारा एक पेड़ पे लटकी हुई है, मतलब उन्होंने खुद को ख़त्म कर लिया है। बच्चे घर पे भागे भागे वापस आते हैं और अपनी मम्मी को बताते कि मम्मी, दीदी ने ऐसे ऐसे पता नहीं वहाँ पर खुद को रस्सी से झुला लिया है, तो चल के एक बार देख लो। ये चीज़ जब इनकी मम्मी को पता चलती है तो इनकी मम्मी भागती है और जब पेड़ के पास पहुंचती है तो तारा को इस सिचुएशन में देखने के बाद उनकी जो हालत हुई, एक्चुअली में उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा। ये चीज़ मेरे पास रिकॉर्डिंग में आई थी और ये बहुत दिल दहलाने वाली बात है कि एक माँ को फ़र्क नहीं पड़ा कि उसकी बच्ची इस तरीके से पेड़ पर झूल रही है। तारा इस दुनिया में नहीं रही थी। उनकी मम्मी ने जब इस चीज़ को देखा तो वहाँ पर और भी बच्चे खड़े थे, जिन्होंने बाद में नानी जी को बताया कि मम्मी को फ़र्क ही नहीं पड़ा। उनकी मम्मी ने बच्चों को अपने साथ लिया और सीधा घर पे वापस आ गई और दादी को बता दिया कि तुम्हारी जो बच्ची है जाके वहाँ पे लटकी हुई है, जाके देख लो, और हो सके तो उसे वहाँ से उठा के भी लेके आ जाना। दादी को जब ये चीज़ पता चली तो दादी बुरी तरीके से टूट गई। पहले तो उन्हें यकीन ही नहीं हुआ, ऐसा लगा कि जो तारा की मम्मी उन्हें छेड़ने के लिए, उन्हें तंग करने के लिए बात बोल रही है। लेकिन जब दादी को पता चला, दादी जिस हिसाब से घर में से भागी, जो गांव के लोग थे वो समझ चुके थे कि कोई बहुत बड़ी चीज़ हो चुकी है। वो गांव के कुछ लोग थे जो दादी के पीछे पीछे जाना शुरू करते हैं और दादी कम से कम उनसे 500 मीटर आगे थी। दादी जैसे ही तारा को उस हालत में देखती है, दादी ने क्या किया, सीधा रस्सी डाली और ख़ुद को उसी चौतरे पे कुछ हाइट पे लटका के उन्होंने भी वही कोशिश की जो तारा कर चुकी थी। बट गांव वालों ने जब इस सिचुएशन में दादी को देखा कि वो भी अपने आप को ख़त्म करने की कोशिश कर रही हैं, तो दादी को उस जगह से उतार लिया गया। लेकिन तारा को वहाँ पे झूलते हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया था, तो तारा इस दुनिया में अब रही नहीं थी। अफसोस मनाया गया, लेकिन वो अफसोस कहीं से कहीं तक तारा की मम्मी के चेहरे पर नहीं दिख रहा था। दादी तो बुरी तरीके से टूट चुकी थी। जब ये चीज़ पापा तक पहुंची, बड़ी मुश्किल से उन तक ये चीज़ पहुंचाई गई थी। पापा जब आए तो वो बहुत बुरी तरीके से टूट गए थे। घर का एक सदस्य कम हो चुका था और इसका सीधा सीधा फ़र्क जो अदिति की नानी जी थी उन पे पड़ा, और उनके साथ साथ सारे गांव की जितनी भी लड़कियां थी, बच्चे थे, उन सब पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ चुका था। जिस तरीके से एक बच्चे के लिए क्रिया की जाती है, वैसे तारा के लिए वो सारी क्रिया की गई थी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो आपको सदमा देने वाली है। गांव में अलग अलग जगह पर बच्चों ने ये बताना शुरू करा कि जब भी हम कहीं जाते हैं लकड़ी लेने, घास लेने, घास काटने या फिर कुछ भी फल इकट्ठे करने जाते हैं, तो हमें तारा महसूस होती है। चाहे दिन का टाइम हो चाहे रात का टाइम हो, हमेशा गांव में ये चीज़ बहुत बुरी तरीके से फैलने लगी कि तारा अलग अलग जगह पर देखी गई है। तारा जो थी, उनकी एक खासियत थी, उस टाइम पर वो एक चप्पल पहना करती थी जो रबड़ की चप्पल थी, जो ग्रे कलर की आया करती थी। आज भी वो आती है, लेकिन वो गाँव में मिलती है। जब तारा चले करती थी तो पट्टे पट्टे चलने की आवाज़ आती थी, और ऐसा ही उस गांव में हर तरफ होने लगा। जब भी गांव वाले अपने घर में हुआ करते थे तो बार बार ऐसा लगता था जैसे तारा उनके घर के सामने से अभी निकल के गई है। गांव में अलग अलग जगह पर रात के टाइम पर तारा की रोने की आवाज़ आती थी। ऐसा लगता था जैसे तारा अपने होने की प्रेजेंस फील करवा रही है। गाँव में ये मुद्दा इस तरीके से उछल गया
कि ये जनता तक तो पहुंचा लेकिन वहाँ के सरपंच तक भी पहुंच गया। जब ये चीज़ सरपंच तक पहुंची तो सरपंच वहाँ के पटवारी थे और उन्होंने इस चीज़ को पूरे अच्छे से देखा, पूरे मुद्दे पर ध्यान दिया। तो उन्होंने जनता के सामने अनाउंस किया कि तारा की जो चीज़ें हैं वो सामने निकल के आ रही है। वो बच्ची घरेलू मामले में दब के रह गई, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस थी और जिस तरीके से घर वालों से बात की गई थी तो बताया गया दादी मम्मी की बहुत ज़्यादा लड़ाई हुआ करती थी, जिस वजह से बच्ची ने ये स्टेप उठाया था। तो जो पटवारी थे, सरपंच थे, उन्होंने इस फैसले को लिया कि जब जागर लगेगा तब हम देखेंगे कि बच्ची की आत्मा को कैसे शांति पहुंचाई जा सकती है, लेकिन अभी इस मुद्दे को हम यहीं रफा दफा करते हैं। और ये सलाह दी गई कि जितने भी बच्चे हैं वो शाम को बाहर नहीं निकलेंगे। लेकिन बच्चों को कौन रोक सकता है, वहाँ पर लाइट की कनेक्टिविटी तो थी नहीं। लेकिन जब भी शाम हुआ करती थी तो बच्चे बाहर खेलने निकला करते थे, कभी वो पिट्ठोग्राम खेलते थे, कभी गुल्ली डंडा खेलते थे। तो हमेशा ऐसा होता था कि पेड़ के पीछे से हमेशा किसी लड़की की, बच्ची की चिल्लाने की, रोने की आवाज़ें आती थी और वो यही बोलती नज़र आती थी कि मुझे भी खिला लो। जब ऐसा कुछ होता था तो गांव के बच्चे भाग के सीधा घर में घुस जाते थे और गांव के हर घर के बाहर ऐसा होता था, गेट खटखटाने की आवाज़ आती थी और रोने की आवाज़ आती थी। और जो रोने की आवाज़ होती थी वो इतनी खौफनाक हुआ करती थी जैसे कोई भेड़िया रो रहा है। और ये चीज़ें जिस तरीके से गाँव में फैलने लग रही थी, गाँव में अब घर खाली होना शुरू हो गए थे। मतलब धीरे धीरे लोगों ने अपने आप को वहाँ से शिफ्ट करना शुरू कर दिया था। पूरे गाँव में दहशत का माहौल था। हर जगह पे सिर्फ एक ही बात आती थी कि कल रात को तारा को वहाँ देखा गया था, कल रात को तारा को उस पेड़ के पीछे देखा गया था, कल रात को तारा को उस जगह पर बैठ के रोते देखा गया था। घर वाले और गांव वाले सब बहुत ज़्यादा परेशान थे। सबको बस इस चीज़ का इंतज़ार था कि कब जागर लगेगा और कब सारी चीज़ें सॉर्ट आउट होंगी। एक वक्त ऐसा आया जब सर्दियों का टाइम था और ये सारी चीज़ें गांव वालों के सामने बिल्कुल साक्षात हो गई। सर्दियों का टाइम था, दिसंबर जनवरी का, और जो तारा की नानी थी और परदादी थी वो आ रखी थी घर में इस अफसोस को जताने के लिए कि तारा के साथ क्या हुआ है। सब आग जला के बैठे हुए थे, गेट को बंद कर रखा था और सबने शॉल ओढ़ रखी थी, सब हाथ जो है सेक रहे थे। तभी अचानक से रात के 9:30 बजे होंगे और अचानक ऐसा लगता है कि गेट के बाहर कोई आया है। गेट के बाहर आवाज़ें आने लगती है, वही पट्ट पट्ट चलने की, और अचानक से आवाज़ आती है कि किसी ने मुझे नहीं बचाया, मैं वहाँ लटकी रह गई, मुझे किसी ने नहीं बचाया, अब मैं सबको लेके जाऊंगी। जब ये आवाज़ आई तो तारा के घर में जितने भी बच्चे थे वहाँ पर जो आ भी रखे थे वो बुरी तरीके से सहम गए। वहाँ पर आवाज़ इसी तरीके से चलती रही कि मैं लटकी रही, मैं चली गई, मुझे किसी ने बचाया नहीं। ये सुनने के बाद जो वहाँ पर जितने भी बड़े बुजुर्ग आ रखे थे उनमें से एक औरत उठी, चाहे वो परनानी रही हो, दादी रही हो, चाहे बड़ी वाली दादी रही हो। वो अपने हाथ में एक मशाल लेती है और गेट के पास जाके बोलती है कि चली जा यहाँ से, अब तू इस घर की सदस्य नहीं रही है, तूने इस घर को त्याग दिया है, चली जा इससे पहले कि मैं यहाँ पर तेरे ऊपर मशाल फेंक दूँ। उन्होंने जैसे गेट खोला सबको दिखा कि कोई एक शैडो वहाँ से भागती हुई गई है। उनकी जो परनानी या दादी थी वो हाथ में मशाल लेके आगे बढ़ती रही और एक चौराहे के पास जाके उस मशाल को फेंक दिया। जब मशाल को फेंका तो मशाल में आँच बहुत कम थी, वो बुझी। तभी एकदम से वहाँ पर गांव वालों ने देखा, जो आगे पीछे गांव वाले खड़े थे, कि एक बच्चे की एंटिटी वहाँ खड़ी थी जो बोल रही थी, आओ ना खेलो ना मेरे साथ, मैं खिलाऊंगी ना सबको, मेरे साथ खेलो प्लीज, मेरे को अकेला मत छोड़ो। जैसे ही गांव वालों ने आवाज़ सुनी उनके बुरे हाल हो चुके थे। गांव वाले फटाफट अपने अपने घर में चले गए। घर में जाने के बाद अब ये जो टॉपिक था ये बहुत आग पकड़ चुका था कि अब क्या करा जाए। अलग अलग पंडितों से बात की, तांत्रिकों से बात की, लेकिन वहाँ पर फिर भी जो जागर लगना था उसी में सारे सॉल्यूशंस निकलते थे, क्योंकि वहाँ पर देवी देवता आते थे या फिर घर के जो मृत लोग आते थे और वो बताते थे कि हमें क्या स्थान दिया जाए। अब जिस तरीके से गाँव वाले इंतज़ार कर रहे थे कि भाई कोई चीज़ का समाधान मिलेगा या कुछ ऐसा होगा, बहुत देर हो चुकी थी जब तक वो आत्मा किसी अलग ही श्रेणी में निकल चुकी थी। गांव में ऐसा कोई घर नहीं था जिसमें तारा के रोने की आवाज़ नहीं आया करती थी। गांव में अक्सर अब जो औरतें थी बड़ी उम्र की और जो आदमी हुआ करते थे बड़ी उम्र के, वही निकला करते थे। बच्चों को घर में रहने के लिए पूरी तरीके से बोल दिया गया था। कुछ वक्त बीता जब तारा की जो बुआ जी थी वो सर्दियों के टाइम पे उनके घर आ रखी थी और इस चीज़ के बारे में जो उनके पापा थे उन्हें पता चला तारा के, तो उन्होंने भी कुछ टाइम की छुट्टी ली और लखनऊ से वो अपने घर अल्मोड़ा गाँव में अंदर वापस आए। तो अपने साथ वो रेवड़ी लेके आए थे और रेवड़ी जो थी वो तारा को बहुत ज़्यादा पसंद थी। जब वो रेवड़ी लेके आई तो घर में सबने रेवड़ी खाई। तो उसी रात जो बुआ आई थी उनके सपने में तारा आती है और बोलती है कि मेरे पापा रेवड़ी सबके लिए लेके आए, मैं कैसे खाऊंगी बुआ, बुआ आप सब खाओगे, मेरा क्या होगा बुआ, मेरे को भी रेवड़ी खानी है बुआ। ये सपना उनकी बुआ ने देखा और वो पूरी रात सो नहीं पाई। सुबह बुआ उठी और उन्होंने तारा के पापा को ढूंढना शुरू करा। वो किसी काम से बाहर गए थे। जब वो रात के टाइम पर घर में घुसे तो बुआ ने बताया कि ऐसे ऐसे तारा मेरे सपने में आई थी और वो रेवड़ी मांग रही थी और वो बोल रही थी कि मुझे किसी ने बचाया नहीं, मैं चली गई, मैं इस चीज़ का बदला लूँगी।
तो पापा जो थे तारा के वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए। उन्होंने क्या करा, एक रेवड़ी का पैकेट उठाया और घर के पीछे जो बिल्कुल गहराई वाला हिस्सा था जहाँ पर ज़्यादातर तारा के रोने और बिलखने की आवाज़ें आती थी, वहाँ पर एक रेवड़ी का पैकेट फेंका और ये बोल दिया कि ये ले, तेरे बदले की चीज़ तुझे मिल गई, अब हम सबको तंग करना बंद कर दे और यहाँ से चली जा। कुछ ही सेकंड बीते थे, बुआ भी वहीं खड़ी थी, दादी नानी सब वहीं खड़े थे। अचानक से वहाँ पर ऐसी आवाज़ आती जैसे रेवड़ियों को कोई खा रहा था। साथ साथ वहाँ पर तारा की आवाज़ आ रही थी जैसे कोई भेड़िए की आवाज़ में बात कर रहा हो कि मैं नहीं जाऊँगी, मैं सबको लेके जाऊँगी, मुझे तंग मत करो, मैं यहीं रहूँगी, मुझे किसी ने नहीं बचाया, मैं किसी को कुछ कह थोड़ी रही हूँ, मैं यहीं रहूँगी, मैं यहीं रहूँगी। जिस तरीके से आवाज़ें आ रही थी सुन के सब बहुत घबरा गए थे। सब अपने अपने घर में पैक हो गए और पूरा गांव दहल चुका था इन सब चीज़ों से। आप मानोगे नहीं, अप्रॉक्सीमेटली 60% घर जो थे वो खाली हो चुके थे। सब अपने अपने दूसरे घरों में चले गए थे और इसके साथ साथ जो अदिति की नानी थी उन्होंने भी वहाँ से शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद जो खबर आती रही कि जागर लगा और जागर में जो चीज़ें फाइनल हुई वो यही थी कि इनको स्थान दिया जाएगा, घर में किसी एक जगह पर स्थान दिया जाएगा। लेकिन अभी जो अदिति की नानी जी थी वो अपने गांव में होके आई थी, तो उन्होंने बताया कि जब वहाँ पर वो गई थी रात के टाइम सोते हुए उन्होंने महसूस करा कि तारा अभी भी छन छनाते हुए वहाँ पर रोती हुई घूमती है, पट्ट पट्ट करती हुई। जब मेरी उनसे कॉल पे बात हुई उन्होंने भी मुझे ये बताया कि बेटा मैं तो आज भी महसूस कर पाती हूँ जब भी अपने घर वापस जाती हूँ, अपने गाँव में जहाँ पे हम छोड़ चुके हैं उस पूरी ज़मीन को, और गांव बहुत ज़्यादा खाली हो चुका है। कुछ पक्के दिल के लोग रहते हैं जो दिन में काम करते हैं, रात को नहीं निकलते, लेकिन अभी भी तारा की मौजूदगी वहाँ पर फील होती है। उन्होंने ये चीज़ मुझे बताई कि कभी भी आप उस गांव में जाओगे, अगर आपको तारा के बारे में पता है तो आप तारा को महसूस कर पाओगे। कभी भी तारा के बारे में बात होती है तो तारा सुनती है। मैं तो हमेशा यही चाहूँगा कि जिस हालात में वो है या जिस श्रेणी में वो है उससे मुक्त हो जाए। हम उनके लिए कामना करते हैं कि जो भी बचपन में हुआ उन सब चीज़ों से वो बाहर निकल जाएं और जितनी जल्दी हो सके एक मुक्त द्वार की ओर पहुंच जाएं। क्योंकि बार बार महसूस होना, बार बार चीज़ों का पता चलना, और जिस तरीके से वो जो बच्ची है 13-14 साल की जिस टाइम लूप में फंस गई है, अगर उससे वो बाहर नहीं निकल पाई और इसी तरीके से अगर चीज़ें चलती रही तो वो गांव पूरा खाली हो जाएगा और फिर वीरान होने के बाद फिर वहाँ पर कोई ऐसी चीज़ होगी, कोई एक सरकार नया प्रोजेक्ट लेके आएगी जिसके बाद कोई हॉन्टेड फैक्ट्री का किस्सा आएगा या फिर किसी न किसी विला, किसी न किसी प्रॉपर्टी का आएगा। तो मैं तो सिर्फ यही चाहूँगा, हाथ जोड़ के विनती है कि अगर इस चीज़ को कोई भी उस जगह तक पहुँचा सकता है और उन सब चीज़ों को क्लीन करवाया जा सकता हो तो क्लीन करवाया जाए। हालांकि आखिर में आके मेरी आपसे जो व्यूअर्स होते हैं जो नए हमारे चैनल पे आए उनसे हमारी क्या ही रिक्वेस्ट होती है कि भाई हमारा मोटिवेशन बनाए रखें। हम बहुत मेहनत करते हैं सब्सक्राइबर से कनेक्ट होकर ऐसे कॉमेंट करवाना, पिन करना, एक एक चीज़ सामने लेके आनी, बस इतना हम चाहते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें और इस वीडियो को भेज दें उन लोगों तक जिनको ज़रूरत है ऐसे रियल इंसिडेंट पता होने की, जो लोग इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करते या नहीं समझ में आता कि ऐसे सिचुएशन में क्या करा जाए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी कंक्लूजन में जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपने बच्चों पर ध्यान रखिए, अपने घर में विवाद कम रखिए जितने ज़्यादा हो सके, खासकर जो लोग लड़ते हैं और ये नहीं सोचते कि यार घर के बच्चों पर कितना फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों का। कभी आपने सोचे कि एक बच्चा जिसकी उम्र 13, 12, 8 साल होगी उस पर कितना मेंटली ये चीज़ छप जाती है कि मेरे माँ बाप या मेरे दादा दादी या फिर मेरे जो घर के जितने भी सदस्य इस तरीके से लड़ते हैं जैसे एक दूसरे को मार ही देंगे। ये जो सिचुएशन होती है यहाँ से आपके बच्चे मोल्ड होते हैं और फिर बच्चों के ऊपर जो छाप छूटती है आगे जाके बच्चों का स्वभाव भी इस तरीके का हो जाता है कि मेरे घर वालों ने मारपीट करी तो मैं भी कर लूँगा तो क्या हो जाएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमारी संस्कृति को बनाए रखिए, हमारे कल्चर को बचाइए कि इस तरीके से घर में विवाद ना हो। पहले से होते आ रहे हैं लेकिन अभी इन सब चीज़ों को हवा ना दे, इस चक्करों में बहुत ज़्यादा घर टूटते हैं और सब अलग रहना शुरू कर रहे हैं जिसकी वजह से अब जॉइंट फैमिली देखने को ही नहीं मिलती। मेरे ख्याल से ये आखिरी जनरेशन है जहाँ जॉइंट फैमिली में कोई रहना पसंद करता है, अदरवाइज सब अलग रह रहे हैं। और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आप अकेले रह रहे हैं, आप अपने परिवार के साथ नहीं रह रहे, तो कोई आँच जब आप पे आएगी तो सब इकट्ठे होने में इतना टाइम लगा देंगे और आधे तो फिर आपको पता है कि मिलेंगे भी नहीं क्योंकि सब कहाँ कहाँ निकल गया। आज एक परिवार है, आधा मध्य प्रदेश, आधा हरियाणा, आधा राजस्थान, आधा दिल्ली, और इसी तरीके से चीज़ें फैलती जा रही हैं। लेकिन जो एक गैदरिंग वाली चीज़ होती थी, जो जॉइंट फैमिली में होती थी, जो हमने देखी अपने बचपन में कि एक मूवी को पूरा परिवार एंजॉय करता था, सारे कजन्स एंजॉय करते थे, मुझे नहीं लगता कि आज के टाइम पे वो देखने को मिलती है। इंसान इतना अकेला हो गया कि वो दोस्त बनाने के लिए फिर पैसे फूकने लगता है। बट आखिरी में मैं यही कहूँगा कि हमारा दूसरा चैनल है जिसका नाम है अक्षय वशिष्ठ हॉरर शो, जहाँ पर ऐसे सब्सक्राइबर आके अपने रियल इंसिडेंट बताते हैं, कैमरे के सामने एक एक चीज़ बताते हैं कि उनके साथ आज भी हो रहा है।
तो सबसे पहले उसे जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। और जो बड़ी अनाउंसमेंट है कि हम गेस्ट के साथ सब्सक्राइबर्स को भी बुला रहे हैं, तो उस चैनल का हिस्सा आप भी बन सकते हैं। एक छोटी सी प्रक्रिया है, जो स्क्रीन डिस्क्रिप्शन पे नंबर दिख रहा है उस पर पूरा रियल इंसिडेंट रिकॉर्ड करके भेज दीजिए और मेंशन कर दीजिए भाई हम पॉडकास्ट में आना चाहते हैं। टीम एक बार रिकॉर्डिंग को रिव्यू करेगी, दिल्ली में हमारा सेंटर आपको बुलाया जाएगा, फिर हम कैमरे पे इसी तरीके से चर्चा करेंगे और फिर जनता वहाँ से अवेयरनेस लेगी। इसके बाद इतना ही कहूँगा, जो इंस्टाग्राम यूट्यूब को आप प्यार दे रहे इसी तरीके से बनाए रखिए और जितना ज़्यादा हो सके माँ बाप का ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, भाई बहन को साथ लेके चलिए, सबको साथ लेके चलिए। आगे चल के इन्हीं की ज़रूरत पड़ेगी, यही आपके साथ रहेंगे। और आखिरी में आके यही कहूँगा, माँ बाप से प्यार बना के रखिए, भाई बहन को साथ लेके चलिए, जितने ज़्यादा हो सके अपने पूरे परिवार को बांध के रखिए, क्योंकि परिवार की जो एकता होती है, जो यूनिटी होती है, आपसे पूरा मोहल्ला नहीं भिड़ सकता। जितना ज़्यादा हो सके प्यार फैलाइए। त्योहारों के दिनों में जितना ज़्यादा हो सके बाहर का अवॉइड कीजिए, दिया हुआ मत लीजिए, घर में बनाइए, घर का खाइए। टिल देन नई वीडियो नए पॉडकास्ट आने तक स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। ग्रे कलर की चप्पलें आती हैं जो चट 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 करके बजती हैं, तो जब वो चलती थी ना तो उनके पैरों से ना वैसी आवाज़ आती थी। तो जब वो मर गई थी तब भी पूरे गांव में वैसे ही चलने की आवाज़ आती थी। और उन्होंने बोला कि ये ले अपने बदले का ले और आज के बाद हमको परेशान मत करियो। आप बिलीव नहीं करोगे कि अभी भी उस गांव में तारा जी की आत्मा भटकती है। अभी कुछ साल पहले मेरी नानी गई थी, हमारे वहाँ एक पूजा होती है, जागर बोलते हैं जिसको, उसमें गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने लिटरली तारा जी को ना मतलब महसूस करा, उनके रोंगटे अभी भी खड़े हो रहे हैं।